जी, आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी। जी सर। ओके, गुड। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, मेरे ख्याल में यहीं पे मेरे पास कहीं अब फाइल खुली होगी। इफ़ नॉट तो लेट मी ओपन दैट। और फाइल है जी यहाँ पे। वेट। यस। हमारा आज का टॉपिक्स यही है ना जी। आज 2 दिसंबर है और इसमें हम वेट केसेस देखेंगे और रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है और टाइम ड्यूरेशन कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। सो इसमें 3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन वेट टॉपिक्स। मुझे ये बताइए, डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ वेट के वेट कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, व्हाई वी नीड टू कैलकुलेट द वेट्स, और इसके ऊपर कैसे वर्किंग की जाती है। नहीं सर, मतलब नहीं, फिजिकली तो पता है, मतलब वेट कौन सा वेट कैसे बनाए आपकी इसका आवाज़ नहीं बहुत पता। कम आ रही है। आवाज कम आ रही बहुत कम आ रही है आपकी आवाज़। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। बेसिकली वेट टॉपिक्स होते हैं व्हेन यू हैव, इसको मैं इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ कि जब भी आपको सर्वे कंडक्ट करते हैं ना किसी भी लोकेशन पे, आप एक सैंपल साइज लेते हैं। ठीक है ना जी, मैं आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकली बैकग्राउंड उसका बता रहा हूँ। सो आप वहाँ पर जितना सैंपल साइज लेते हैं किसी भी इलाके के अंदर, किसी भी यूनियन काउंसिल के अंदर, मिसाल के तौर पे सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है वो यूनियन काउंसिल होता है। मिसाल के तौर पे यूनियन काउंसिल की आबादी है 25,000। लेकिन आपने कोई हेल्थ का सर्वे कर रहे हैं या आप फूड के हवाले से कोई सर्वे कर रहे हैं, आपने जो वहाँ से सैंपल कलेक्ट किया, आपने उस यूनियन काउंसिल में से 15 से 20 लोग उठा लिए और उनके ऊपर आपने उनसे कुछ क्वेश्चन आंसर किए, और आप उन उसके ऊपर उनसे उन उस इलाके के बारे में एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन वो जो आपने कंक्लूजन ड्रॉ किया, क्या स्टैटिस्टिकली वो 20 लोगों से जो आपने इंफॉर्मेशन ली वो क्या उस टाउन के लिए, उस यूनियन काउंसिल के लिए, क्या वो इनफ होगी, क्या वो प्रेजेंटेबल होगी? आप 20 लोगों की इंफॉर्मेशन को क्या ये कह सकते हैं कि ये पूरी यूनियन काउंसिल ये समझ रही है या यूनियन काउंसिल की ये सूरत हाल है? ऐसा नहीं होता। नो सर। तो बेसिकली आप क्या करते हैं, आप उस सैंपल को जो आपने किसी भी यूनियन काउंसिल से लिया, आप उसको प्रेजेंटेबल बनाने के लिए एक पॉपुलेशन का एक रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए आप उसके अंदर वेट सप्लाई कर देते हैं। ये जो वेट है, ये बहुत ज़्यादा जो लार्ज स्केल सर्वेज होते हैं उनके ऊपर अप्लाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप पाकिस्तान डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे का डाटा सेट उठाएं, तो उसमें आपको हर फाइल के अंदर जो डाटा सेट होगा उसके हर फाइल के अंदर आपको वेट का एक अलग से वेरिएबल नज़र आएगा। इसी तरह पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जब कोई सर्वे करती है, सेंसस करती है, तो वो उसके अंदर भी कुछ वेट सप्लाई करती है, जस्ट टू मेक द सैंपल साइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होल नेशन, ऑफ होल डिस्ट्रिक्ट, ऑफ होल प्रोविंस। ठीक है। तो ये वेट का ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसकी कुछ साइंस है। आज उसका थ्योरेटिकल थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करके हम एसपीएसएस में जाके इसको अप्लाई करेंगे। एसपीएसएस में अप्लाई करना इज़ नॉट अ बिग डील, उसके अंदर इट्स जस्ट अ वन सिंगल क्लिक ऑप्शन। लेकिन उसका मैं बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। ये एक आर्टिकल है, ये 2 पेजर है। ठीक है, ये आपने ज़रूर पढ़ना है, मैं आपके साथ ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, इसको ज़रूर देखिएगा। द पॉइंट इज़ कि इसमें बेसिकली फार्मूला है और वेट बताया जा रहा है कि वेट कैलकुलेट कैसे किया जाता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मोटी मोटी बात बता देता हूँ। आपके पास एक एज ग्रुप है, आप एक डिस्ट्रिक्ट में सर्वे करने गए, आपने वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की,
तो अब इंफॉर्मेशन को, सर्वे के रिजल्ट जो हैं वो आपको ये बता रहे हैं कि इस यूनियन काउंसिल या इस डिस्ट्रिक्ट में जो 18 से 34 साल के लोग हैं वो 28% है आपके सर्वे के मुताबिक। लेकिन पॉपुलेशन का डाटा सेंसस आपको ये कह रहा है कि ये है 24%। ठीक है। इसी तरह आप देखेंगे कि आपको हर ब्रैकेट के अंदर 35 से 44 साल के लोगों की परसेंटेजेस में भी फ़र्क नज़र आएगा। आपके सर्वे की रिजल्ट्स कुछ और हैं, जबकि जो पब्लिश्ड डाटा है, पॉपुलेशन का डाटा है, मे बी अ सर्वे, वो आपको कुछ और बता रहा है। तो ये जो वेरिएशन इन परसेंटेजेस है, इसको आप वेट के ज़रिए कैसे मैनेज करेंगे? तो ये पैराग्राफ्स आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं आपको इस टेबल से ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर। यस, ये इसका फॉर्मूला है। अगेन द सेम एज ब्रैकेट। अब आपने क्या करना है, आपने जो टारगेट है उसको डिवाइड करना है एक्चुअल से। अब ये टारगेट से मुराद आपका अगेन वो आपका सैंपल साइज है, और जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो पॉपुलेशन का डाटा है। ठीक है। एक्चुअल मींस जो आपका पॉपुलेशन का डाटा है, और टारगेट मींस जो आपने कलेक्ट किया है। ठीक है। सो सॉरी, टारगेट इज योर पॉपुलेशन डाटा, और ये आपका जो एक्चुअल आपने फील्ड में से डाटा कलेक्ट किया है उसको आपने डिवाइड करना है इसके साथ। सो लेट मी शो यू आवर एक्सेल फाइल, उसके अंदर आपको इसकी कैलकुलेशंस मिल जाएंगे। तो आप जब डिवाइड करेंगे टारगेट को, जो कि पॉपुलेशन का डाटा है, उसको जो आपने डाटा फील्ड में से कलेक्ट किया, एक्चुअल मीन सर्वे का डाटा जो आपने आप खुद सर्वे किया है, तो आपके पास ये कुछ वेट्स आएंगे। अब इसका मतलब ये है कि जब आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाती हैं, तो आप एसपीएसएस के अंदर एक फंक्शन के थ्रू आप इनको एडजस्ट करते हैं, जहाँ पर आइडियली वेट शुड बी 1 इक्वल टू 1। ठीक है ना। अगर तो वेट इक्वल टू 1 आ रहा है, मतलब जो आपके सर्वे की इंफॉर्मेशन आई या जो पब्लिश्ड डाटा है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का डाटा है, अगर वो सेम आ रहे हैं तो आपका वेट 1 है, तो आपको वेट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ पे वेरिएशन आ रही वहाँ पे वेट अप्लाई करके आप उसको अकोमोडेट करते हैं, एडजस्ट करते हैं। सो यू सी कि जहाँ पर 1 से ऊपर वेट आ रहा है, वेट कहाँ से कैलकुलेट हो रहा है, ये दो नंबर से। तो जहाँ पर 1 से ऊपर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप अंडर वेट हैं। ठीक है। और जहाँ पर आपका वेट 1 से कम आ रहा है, वहाँ पे आप ओवर वेट है। ठीक है। तो आपने इनको अकोमोडेट कैसे करना है। सो इसका मैं आपको एक एक्सेल फाइल दिखाता हूँ, सो दैट यू हैव एन आइडिया कि हमने इसको कैलकुलेट कैसे किया है। यू सी कि मिसाल के तौर पे मेरे पास इस डाटा सेट के अंदर, जो मेरे पास यहाँ पे डाटा सेट खुला हुआ है ना वेट का, ये वाला, इसके अंदर 250 का सैंपल साइज है। ये एक्सेल फाइल इसी के हवाले से ही है, इसी सैंपल साइज के हवाले से ही ये एक्सेल फाइल के ऊपर वर्किंग हुई हुई है। सो 250 हमारे पास इसमें टोटल सैंपल साइज है, उसमें से 142 मेल्स हैं एंड 108 फीमेल्स हैं। अगर हम इसकी परसेंटेजेस चेक करें, तो ये परसेंटेजेस बन रही ये, जैसे आप ये देखिए, मैंने उसको 142 को 250 से डिवाइड किया तो 56% आ गया। इसका मतलब ये है कि, सॉरी, ये जो येलो हाईलाइटेड है ये हमारी वो परसेंटेजेस हैं जो इस रिजल्ट से निकली हैं, 56.8%। आइडियली एजम्पशन क्या है, इट शुड बी 50। ठीक है। तो जब हमने इसको, जो हमारे सर्वे के रिजल्ट से नंबर सामने आया, उसको जब हमने 50 से डिवाइड किया, जो कि हमारी एजम्पशन है या ओवरऑल पॉपुलेशन है, वी अज्यूम दैट कि एक टाउन के अंदर 50% मेल हैं और 50% फीमेल्स हैं, तो वहाँ पर आपकी जो नंबर है वो 50% होना चाहिए था। लेकिन हमने जब उसकी रियल कैलकुलेशंस की, यू जस्ट सी दिस फार्मूला, 56% जो हमारे सर्वे से कंडक्ट हुआ वो, उसको हमने डिवाइड किया 50 के साथ, हमारे पास ये आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये है, इसको हमने वेट दे के इस वैल्यू को बढ़ाना है, और ये जो नीचे वाली रेड वैल्यू है जिसमें ओवर वेट है, उसको हमने कम करना है। एक अंडर वेट होता है, एक ओवर वेट होता है। तो इसकी एडजस्टमेंट वेट के अंदर कैसे की जाती है?
अब मैं आता हूँ एसपीएसएस फाइल के अंदर, जिसमें ये सिर्फ एक सिंगल क्लिक हम करेंगे तो हम वेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि वेट इसके अंदर दिखता कैसे है एसपीएसएस फाइल के अंदर। ठीक है, तो अगर मैं वेरिएबल व्यू पे आऊँ और मैं अगर बिल्कुल इस फाइल के आखिर में आऊँ, तो यू सी कि यहाँ पर मेरे पास एक जेंडर वेट आ रहा है। ठीक है, सो जेंडर वेट कैसे दिखेगा? आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है और अकॉर्डिंग टू एक्सेल फाइल ही कैलकुलेट किया हुआ है। आई विल शेयर दैट फाइल विद यू। तो यू सी कि अगर मैं इसके ऊपर इस फाइल को मैं स्प्लिट कर लूँ और मैं इसको देखना चाहूँ कि जेंडर और मेल और फीमेल का क्या इसमें वेट आ रहा है, तो यू सी ये एक वेरिएबल है जेंडर, और उसके बाद अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आऊँ तो ये उसका वेट है। तो मेल जहाँ जहाँ पे मेल आ रहा है वहाँ वहाँ पे 0.88 आ रहा है, जहाँ पे फीमेल की वैल्यू आ रही है वहाँ पे 1.56 आ रहा है। तो ये वेट की कैलकुलेशन है। अब हम इसको परफॉर्म कैसे करेंगे? लेट मी डू इट। मिसाल के तौर पे मैं इसी वेरिएबल को, जेंडर को, अगर मैं इसका मैं फ्रीक्वेंसी टेबल रन करूं और आपको दिखाना चाहूं कि इसकी विदाउट अप्लाइंग वेट इसका क्या स्टेटस है, तो यू सी कि मैं इस अगर जेंडर को मैं यहाँ पर ले आऊँ तो मेरे पास इसकी परसेंटेज कितनी आ रही है? 142 इज द एक्चुअल नंबर, 56.8 और 43.2। सिमिलरली अगर मैं एनालाइज में जाके, डिस्क्रिप्टिव में जाके एज को मैं कैलकुलेट करूं और मैं इसको देखना चाहूँ कि इसका क्या स्टेटस है, तो इसकी मेरे पास जो एज के फ्रीक्वेंसी मेरे पास आनी चाहिए, परसेंटेज आनी चाहिए, वो है, लेट मी डू इट अगेन। यस, डिस्क्रिप्टिव। यस, डिस्क्रिप्टिव आ गया मेरे पास। तो यू सी इसको मैं ज़रा डिलीट कर दूं, फ्रीक्वेंसी टेबल हमें नहीं चाहिए था। तो आप देखिए कि आपके पास जो यहाँ पर मीन एज आ रही है, एवरेज एज आ रही है, वो 39.98 है। और अगर मैं मेल और फीमेल की परसेंटेजेस की बात करूँ तो ये 56.8 है, 43.2 है। ये विदाउट अप्लाइंग वेट है। अब मुझे इसके ऊपर वेट अप्लाई करना है और उसके बाद मैं दोबारा से ये दोनों वेरिएबल्स रन करूंगा एंड आई विल चेक द डिफरेंस कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है। फॉर एग्जांपल, आप क्लिक करते हैं व्यू के ऊपर, डाटा के ऊपर, इसमें आखिरी वेरिएबल आपको एक नज़र आ रहा होगा वेट केसेस का। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और वेट केसेस के ऊपर आने के बाद वेट केसेस बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर, तो मेरे पास ये अपीयर हो जाएगा। पहले ये डिसअपियर है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से मैंने जो एक वेट का वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है जेंडर वेट का, इसको मैं क्लिक करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ जेंडर वेट। ओके, आई प्रेस ओके। तो यू सी कि आपको यहाँ पास, आपके पास आउटपुट विंडो के अंदर एक स्टेटस नज़र आ रहा होगा, वेट बाय जेंडर वेट। ठीक है ना? इसका मतलब ये है कि अब इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद अब जो भी एक्सपेरिमेंट्स करेंगे वो उसके ऊपर वेट अप्लाई हो चुका होगा। सो कैसे पता चलेगा? लेट मी गो बैक टू दिस डिस्क्रिप्टिव। फ्रीक्वेंसी के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ जेंडर, प्रेस ओके। तो यहाँ पर प्लस, अगर मैं यहाँ पर जाऊँ वेट वाली फाइल के अंदर और मैं यहाँ पे एज के ऊपर क्लिक करूँ, डिस्क्रिप्टिव के ऊपर क्लिक करूँ, तो यू सी मेरे पास अब दो चीज़ें आ गई हैं। रिमेंबर दैट ये दो टेबल्स वेट अप्लाई करने के बाद के हैं, जेंडर और एज के जो फ्रीक्वेंसी टेबल है, और ये वाले टेबल्स वेट अप्लाई करने से पहले के हैं। इन दोनों के अगर हम परसेंटेजेस देखें तो मेल की परसेंटेज है 56.8% बिफोर अप्लाइंग वेट, जबकि यहाँ पर हमारे पास मेल की परसेंटेज कितनी है? 42.6%। विद बिफोर अप्लाइंग वेट हमारा जो फीमेल है उसकी परसेंटेज कितनी आ रही है? 43.2। आफ्टर अप्लाइंग वेट फीमेल की परसेंटेज आ रही है 57.4। सिमिलरली
अगर आप न्यूमेरिक वेरिएबल एज को देखें तो बिफोर अप्लाइंग वेट, यस यहाँ तक हमारे पास, यस, इस टेबल में जब तक हमने वेट अप्लाई नहीं किया था तो हमारे पास जो परसेंटेज आ रही थी, मीन या एवरेज वैल्यू एज वेरिएबल की आ रही थी, सॉरी, ये आ रही थी 339.98, जो कि हमारे पास जब सेकंड टेबल आया, जब हमने वेट अप्लाई कर दिया तो ये बन गई 40.02। तो देर इज अ डिफरेंस, 39.98, 40.02, इट्स अ माइनर डिफरेंस बट देर इज अ डिफरेंस, सही। तो इस तरह से वेट अप्लाई किया जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपने वेट अप्लाई करने के बाद दोबारा से उसको ऑफ करना है, तो उसका एक बड़ा सिंपल वे है। दोबारा से डाटा में जाइए, वेट के ऊपर आ जाइए, और उसके बाद इसको डू नॉट वेट केसेस के ऊपर क्लिक कर दें, आपका वो वेरिएबल ऑफ हो जाएगा। प्रेस ओके। यहाँ पर आपके पास आउटपुट विंडो के अंदर वेट ऑफ का एक स्टेटस आ जाएगा। इसका मतलब है कि अब आप जितनी भी कैलकुलेशंस करेंगे वो विदाउट वेट कैलकुलेशंस होंगी। आई होप यू आर क्लियर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अप टिल हियर, आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। सर ये जो जेंडर वेट का जो आपने वेरिएबल किया मतलब पहले क्रिएट किया उसके मामा बाद आपकी उसे आवाज बहुत अप्लाई किया कम तो आ वो रही है। डायरेक्टली तो नहीं होगा ना अप्लाई करने। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो जेंडर वेरिएबल मतलब ये आपने पहले वेरिएबल क्रिएट करने के बाद अप्लाई किया, मतलब ये डायरेक्ट जेंडर से तो हम लेके अप्लाई नहीं कर सकते ना। मामा आपकी आवाज कम आ रही, मुझे आपका क्वेश्चन समझ में नहीं है। आप चाहें तो मुझे चैट में बता दें, आपकी आवाज नहीं ज्यादा आ रही। ठीक है। अच्छा, इसमें ऑब्वियसली आप पहले वेट को कैलकुलेट करेंगे, जैसे मैंने भी आप एक्सेल के अंदर आपको सारी वर्किंग दिखाई, इसका बैकग्राउंड बताया। कोई भी वेरिएबल हो सकता है, नॉट ओनली जेंडर बेस्ड। ये आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज भी वेट हो सकता है, जैसे यूनियन काउंसिल वाइज भी वेट हो सकता है। फेडरल ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स की अप्रोच होती है, वो जब वो सर्विस कंडक्ट करते हैं तो वो एक यूनिट मुकर्रर कर लेते हैं। वो कहते हैं कि हम जो वेट अप्लाई करेंगे वो यूनियन काउंसिल लेवल पे अप्लाई करेंगे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल। उसके बाद वो जो वेट है वो अपर साइड पे आता है। आप स्टार्ट करते हैं यूनियन काउंसिल पे वेट अप्लाई करते हैं, ताकि तमाम यूनियन काउंसिल के जो कलेक्टेड इंफॉर्मेशन है वो रिप्रेजेंटेटिव हो उस यूनियन काउंसिल के। फिर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वेट अप्लाई करते हैं, फिर आप डिस्ट्रिक्ट से ऊपर आप प्रोविंस लेवल पे वेट अप्लाई करते हैं। तो देर 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 आर लेयर्स। लेकिन वो वेट अप्लाई किया जाता है किसी भी वेरिएबल की बेस पे। जैसे यहाँ पे हमारे पास जेंडर की एक एग्जांपल थी, हमने जेंडर के ऊपर वेट अप्लाई किया, उसकी कैलकुलेशन की, और उस जेंडर वाले वेरिएबल को का वेट क्रिएट करने के बाद जेंडर के वेरिएबल का वेट अप्लाई किया हमने। हो सकता है कि ये जेंडर के अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोई वेरिएबल होता, तो मैं उसके ऊपर पहले वेट कैलकुलेट करता और फिर डिस्ट्रिक्ट वाले वेरिएबल को मैं एज अ वेट अप्लाई करके उसके बाद मैं कैलकुलेशंस परफॉर्म करता। रिमेंबर दैट वेट अप्लाई करना इज अ सेपरेट मेथड। अप्लाई करने से मुराद, जो मैंने भी एसपीएसएस में आपको उसका बटन ऑन करके उसमें वेरिएबल इंसर्ट करके तो फिर उसको मैंने परफॉर्म किया, दैट इज एप्लीकेशन। वेट कैलकुलेशन इज अ सेपरेट प्रोसेस।
सो इन दोनों में को मिक्स ना कीजिएगा। कैलकुलेट कैसे किया जाता है उसका एक अलग प्रोसेस है। उसको आप कैलकुलेट करके एसपीएसएस के अंदर उसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर अप्लाई करके आपको दिखाया है। अब ये देखिए, ये जो जेंडर वेट है ये मैंने एक्सेल के अंदर कैलकुलेट किया और उसके बाद मैंने इसमें उसको अकॉर्डिंगली इंसर्ट किया। ये कैलकुलेशन का प्रोसेस है। अप्लाई का प्रोसेस कहाँ है? ये अप्लाई का प्रोसेस है। जब आप अप्लाई करना चाहेंगे, आप यहाँ पर आएंगे और जो भी वेरिएबल जिसके ऊपर आपने वेट कैलकुलेट कर लिया है, इस बटन को ऑन करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे जेंडर पे वेट कैलकुलेट कर लिया था, तो अब मैं जब इसके ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था, तो पहले मैंने जेंडर वेट को इसके अंदर इंसर्ट किया, ओके का बटन प्रेस किया, एंड वेट बाय जेंडर वेट आ चुका है। उसके बाद मैं फिर इसके ऊपर मज़ीद जितने भी टेबल्स जनरेट करूँगा, जितने भी फ्रीक्वेंसी टेबल्स होंगे या क्रॉस टेबुलेशंस होंगी, वो सारे इसके अकॉर्डिंगली इसमें फिर आप परफॉर्म करते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपने वो सारे एनालिसिस कर लिए हैं जो रिक्वायर्ड थे, तो आप इस वेट को ऑफ भी कर सकते हैं। ऑफ करके फिर आप दोबारा से अपने एनालिसिस कर सकते हैं। आई होप यू गॉट द आइडिया। आपको क्लैरिटी होगी इस टॉपिक के ऊपर। जी सर। लेट मी चेक। ओके, गुड। सो फाइन, मूविंग फॉरवर्ड, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है रिकॉर्डिंग ऑफ वेरिएबल। तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट क्विकली। रिकॉर्डिंग से क्या मुराद होता है? आपने देखा होगा अक्सर, जब आप किसी डाटा के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो आपके पास मुख्तलिफ स्लैब्स आ जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एज क्लासिफिकेशन ग्रुप्स। आपने अक्सर पब्लिश्ड सर्वेज या रिपोर्ट्स के अंदर देखा होगा कि जब भी आप कोई एज पिरामिड, मेरे ख्याल में यहाँ पे मेरे पास कहीं पड़ा होगा एज पिरामिड वाला ना कोई डेमो फाइल, लेट मी चेक। कहीं ना कहीं वो एक पिक्चर पड़ी होगी एज पिरामिड, एज पिरामिड ग्राफ। यस, यू सी के आपके पास एक वेरिएबल है, आप उसकी डिफरेंट क्लासेस क्रिएट कर लेते हैं। 0 to 1, 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 40, 24। ठीक है, तो एक डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। ये आप कैसे क्रिएट करते हैं? ये जो क्लासिफिकेशन है ना, आपने देखा होगा एज की भी हो सकती है, आपने इनकम की भी देखी होगी। अगर आप पॉवर्टी के सर्वेस देखें तो उसमें आपकी जो इनकम है वो स्लैब्स के अंदर शो हो रही होती है। इसको बोलते हैं री कोड। आपने जो एसपीएसएस के अंदर एक इंफॉर्मेशन आपने कंडक्ट की, वो तो आपके पास बड़ी सिंपल इंफॉर्मेशन है। जैसे मिसाल के तौर पे ये एज वेरिएबल है, स्कोर है, आईक्यू लेवल है, स्कोर है, एज वेरिएबल है, नंबर ऑफ स्टडी आवर्स, ये वेरिएबल्स हैं। तो ये जो नंबर्स हैं, ये जब आप एनालिसिस करना चाहेंगे तो ये आपको कुछ नहीं बताएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या बताते हैं, ये आपको एवरेज, मीन, मीडियन, मोड बता देंगे। जैसे मैंने अभी पिछले टॉपिक में इसको परफॉर्म करके दिखाया है कि आप एनालिसिस में जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको आप परफॉर्म कर लेंगे। लेकिन जब आप इसको क्रॉस टाइप करना चाह रहे होते हैं, आप इसको किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, किसी प्रोविंस लेवल पे इस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना चाह रहे थे, तो आप पहले इनकी स्लैब्स क्रिएट करते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एज की कुछ इंफॉर्मेशन है, मैं इसको कैसे एनालाइज करूंगा, कैसे इसको इसकी मैं स्लैब्स कैसे क्रिएट करूंगा, सो दैट मैं जब इसका इसका कोई ग्राफ बनाना चाहूँ या मैं इसका टेबल बनाना चाहूँ, तो दैट शुड बी अ मीनिंगफुल टेबल, दैट शुड बी अ मिनिमम मीनिंगफुल ग्राफ, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है जिसको हम स्लैब्स बोलते हैं। एक्सेल में जब हम ये काम करते हैं तो इसको हम कहते हैं ग्रुपिंग।
लेकिन जब हम SPSS में इसको परफॉर्म करने जा रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं रिकोड। ठीक है ना, स्लैब्स रिकोड, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिकोड। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म मेन्यू के अंदर आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन होगा, रिकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल। आई एम सॉरी, थोड़ा सा गले में खराश है, आजकल मौसम भी ऐसा है, तो इग्नोर दैट। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो बेसिकली अब आप इसके अंदर कोई भी वेरिएबल जो न्यूमेरिक वेरिएबल है, IQ लेवल है, स्कोर है, नंबर ऑफ आवर्स हैं, अगर आप क्वेश्चन नंबर 21 देखें तो ये आपकी एनुअल इनकम है, एनुअल एक्सपेंडिचर्स हैं, तो एनी वेरिएबल जिसका आप क्लासिफिकेशन करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर एज का एक वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, एज वेरिएबल को मैं री करूंगा। री से मुराद ये है कि मैं इसकी स्लैब्स क्रिएट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आके इसको एज के अंदर मेंशन कर दिया है, मतलब एज वेरिएबल को उठा के इस विंडो से मैं इसके अंदर लेके आ चुका हूँ, न्यूमेरिक वेरिएबल को आउटपुट वेरिएबल्स के अंदर। यू सी, एज वेरिएबल अब यहाँ पर नहीं आपको नजर आएगा, अब आपको एज वेरिएबल यहाँ पर नजर आ रहा है। यू कैन सी माई कर्सर। अगर मैं यहाँ पर इसको रीनेम करना चाहूँ, एक नया वेरिएबल क्रिएट होगा तो मुझे इसको रीनेम करना होगा, तो मैं इसको ये क्या कह रहा हूँ, री। ठीक है, री से मुराद RC फॉर री एज इज अ सिंपल वेरिएबल। अगेन आई एम कॉपिंग दिस, इसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, चेंज के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, तो अब उसने इस एज वेरिएबल को एज री के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। अब आप यहाँ पे इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज। जब आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आप इसके अंदर कुछ वैल्यूज को इसमें डिफाइन कर सकते हैं। देर आर डिफरेंट ऑप्शंस। तो ये जो लेफ्ट साइड विंडो है, ये बेसिकली आपको ये बताती है कि इस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है आप उसको ओल्ड वैल्यू कंसिडर करेंगे, और ये जो राइट साइड विंडो है न्यू वैल्यू, इसके अंदर आप उसको एक नया कोड सिस्टम नोड नया कोड देंगे। फॉर एग्जांपल आप ये इसको यहाँ पर मेंशन करते हैं 999 को, जो कि हमारे पास यहाँ पे 999 है, मेरे ख्याल में 99 या 999 की दो तीन वैल्यूज हैं। आप इसको 999 मेंशन कर देते हैं। ठीक है, 1, ये मेरी वैल्यू नंबर 1 है। फिर मैं कहता हूँ कि इसमें अगर तो 18 साल से लेके 25 साल की उम्र के लोग हैं तो उनको यहाँ पर आप 1 के साथ कोड दे दें, तो जैसे मैंने 1 लिखा तो यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, यू सी लाइक दिस। अच्छा, मेरे पास एक ऑप्शन ये भी है, पहले मैं आपको ये परफॉर्म करके दिखा दूं। इसी तरह आप कहते हैं कि अगर 26 साल से लेकर 30 साल तक की 5 ईयर्स का में स्लैब रख लें। ठीक है, तो आप उसको क्या करें, आप उसको 2 का कोड दे दें, ऐड। तो अब आप देखें आपकी स्लैब्स क्रिएट होती जा रही हैं। 18 से 25 साल की उम्र के जितने लोग थे उनको 1 का कोड दे दिया, 26 से 30 वालों को 2 का कोड दे दिया। इसी तरह आप यहाँ पर 31 से 35 का एक स्लैब्स बना लें। ठीक है, यहाँ पर आपने 3 का कोड दे दिया। इसी तरह आप 36 से 40 का कोड, इसमें आप एक क्लास बना सकते हैं, 4 का कोड लगा दिए। 41 से लेट से आप 45 पे चले जाएं। ठीक है, और यहाँ पर आपने उसको 5 का कोड लगा दिया। फाइन। अब आप चाहते हैं कि आप ये क्लासेस आपने यहाँ तक डिफाइन कर ली हैं, अब आप चाहते हैं लेट मी क्रिएट वन मोर स्लैब 46 to 50, राइट। और यहाँ पर आपने इसको 6 का कोड लगा दिया, ऐड। अब आप चाहते हैं कि आप ये रेंजेस से बाहर आ जाएं। अब आपने ये डिसाइड किया कि अब जो 50+ है ना उन सबको 7 का कोड दे दें। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप बजाय इसके कि रेंज के अंदर बिटवीन इन दो के अंदर खेलते रहें, आप इसको 50+ पे सबको एक ही कोड देना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, रेंज वैल्यू थ्रू हाईएस्ट, यहाँ पर आप 50 कर दें, और इसको आप 7 का कोड दे दें। ठीक है, 50 + 50 = 100। 100 + 50 = 100। ठीक है, 100 + 50 = 100। 100 + 50 = 100। 100 + 50 = 100। 100 + 50 = 100। 100 + 50 = 100। 100 + 50 = 100। 100 + 50 = 100। 100 + 50 = 100। 100 + 50 = 100। 100 + 50 = 100। 100 + 50 = 100। 100 + 50 = 100। 100 + 50 = 100। 100 + 50 = 100। 100 + 50 = 100। 100 + 50 = 100। 100 + 50 = 100। 100 + 50 = 100। 100 + 50 = 100। 100 + 50 = 100। 100 + 50 = 100। 100 + 50 = 100।
और लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारी ये जो वैल्यूज थी ये 18 से शुरू हो रही थी, 18 हम एक आइडियल नंबर रखते हैं, बिकॉज 18 साल की उम्र में आपका CNIC बनता है। फॉर एग्जाम्पल आपके सर्वे के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं। आप ये चाहते हैं कि 18 साल से नीचे के जितने भी लोग हैं उन सबको कोई जीरो कोड दे दिया जाए, या 11 या 555, या जो भी कोड देना चाह रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 18 लिख लूंगा, और यहाँ पर मैं इसको जीरो कोड देना चाहूँ तो मैं जीरो कोड दे सकता हूँ। लेट्स से मैं जीरो कोड दे देता हूँ। ठीक है। तो आई हैव 5 6 10 के करीब मेरी क्लासिफिकेशन हैं। ठीक है। कंटिन्यू। पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारी एक सेंटेक्स क्रिएट हो जाए। सेंटेक्स इसलिए हम क्रिएट करते हैं, ये थर्ड विंडो है इफ़ यू रिमेंबर। तो यहाँ पे मेरे पास प्रेजेंटेशन खुली होगी, मैं आपको बता भी देता हूँ। नोट दिस प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कहीं पे, ये वाले SPSS की टोटल 3 विंडोज होती हैं। एक डाटा एडिटर विंडो होती है जिसके अंदर डाटा होता है, जो आपके सामने ये खुला हुआ है, ये सारा डाटा एडिटर विंडो है। एक आउटपुट विंडो होती है जिसके अंदर आप जो भी टेबल्स जनरेट करते हैं उसकी रिपोर्ट, उसके टेबल्स जनरेट होने शुरू होते हैं। एक तीसरी विंडो होती है जिसको सिंटैक्स विंडो कहा जाता है, वो ये है जिसके अंदर आप जो भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसका कोड क्रिएट हो जाता है। अब इस कोड को चेंज भी कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से कोई कोड ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने जो स्लैब्स इसके अंदर डिफाइन की थी उनका एक कोड जनरेट हो गया। ठीक है। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से इस कोड को भी रन कर सकता हूँ। मैंने सारे कोड को सिलेक्ट किया और कंटिन्यू रन सिलेक्शन का मैंने एक ऑप्शन दे दिया, तो वो सारा कोड रन हो चुका है। अब इसका क्या मतलब हुआ, मैंने जो स्लैब्स क्रिएट की थी अब वो SPSS की डाटा फाइल का हिस्सा बन चुकी हैं। कैसे, इफ़ यू रिमेंबर, तो मैंने उसको एक नया नाम दिया था, एज रिकोड का। और अगर मैं ये देखना चाहूँ कि वो वेरिएबल कहाँ पर है तो मुझे इसको आखिर में लेके जाना होगा, और यहाँ पर इफ़ यू सी तो मेरे पास यहाँ पर एज रिकोड एक क्लासिफिकेशन आ चुकी है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यू सी कि इसने वो सारी वही क्लासेस क्रिएट कर दी हैं। मैं इसको ज़रा डेसिमल्स को रिमूव कर दूँ तो बेसिकली डबल क्लिक करने के बाद मैं इसको अगर डबल चेक करना चाहूँ कि क्या ये ठीक क्लासिफिकेशंस बनी है, तो मुझे अब ये जहन में रखना होगा कि मैंने 1 किसको कहा था और 2 किसको कहा था, और 5 कौन से स्लैब्स का नाम था। तो मैंने जो कोर्स असाइन किए थे मुझे याद रखने होंगे, ये मुझे अपने सामने रखने होंगे। तो यू सी कि मेरे पास ये एक एज वेरिएबल है, और अगर मैं राइट साइड पे आऊँ क्योंकि मैंने इस विंडो को स्प्लिट कर लिया है, तो यू सी कि मेरे पास यहाँ पर ये एज री कोड है। तो अगर आपको याद हो मैंने कहा था अगर 999 हो तो उसको 999 का कोड दे दे। लेट मी ओपन दैट अगेन, जैसे मैं इसको दोबारा से खोलूँगा तो यू सी के मेरे पास ये वही वही वाले कोड्स आ गए। ठीक है। अब मैं इसको तो दाएं बाएं मूव कर सकता हूँ लेकिन इसको नहीं कर सकते, इसलिए आपको बैकएंड पे वो नज़र नहीं आएगा। लेकिन रिमेंबर दिस वन कि 2 का कोड का मतलब ये था कि 26 से 30 साल के उम्र के लोगों को कोड नंबर 2 असाइन कर दिया जाए। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये 26 से ये 28 साल का मर्द है, उसको कोड नंबर 2 मिल गया। इसी तरह ये 4 कोड इसलिए मिला होगा कि 35 से 40 साल की है जो हमने स्लैब रखी होगी, उसको 4 कोड मिला होगा। इसी तरह 7 वो है जो 50 प्लस है, इफ़ यू रिमेंबर दैट, तो हमने 50 प्लस को सबको 7 कोड दे दिए थे। हमने कहा था अगर 18 साल से कम उम्र का कोई बंदा हो तो उसको जीरो कोड दे दे। तो मेरे ख्याल में 18 साल से कम उम्र मेरे ख्याल में है नहीं, ये सब के सब 1 से ही है, 1 प्लस ही वैल्यूज़ हैं। तो 18 साल से कम उम्र का है नहीं हमारे पास। तो इस तरह से ही आप कोड अप्लाई करते हैं। एक और चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, जब आप कोड अप्लाई कर रहे होते हैं तो आप उन वैल्यूज़ को एडिट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं जब इसके ऊपर आऊँगा तो यू सी अगर मुझे लगता है कि मुझे इसकी वैल्यू को बदलना है, ये जो मैंने रेंज दी है 36 to 40, इट शुड बी 14 नॉट 4। तो मैं क्या करूँगा, मैं जैसे ही इसके साथ एक डिजिट ऐड करूंगा तो यहाँ पर चेंज का ऑप्शन विजिबल हो जाएगा। यू सी क्या मैंने 14 ऐड किया,
तो मुझसे पूछा जा रहा है कि आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं या आप 14 की एक नई स्लैब क्रिएट करना चाह रहे हैं। अगर तो मैं नई स्लैब क्रिएट करना चाह रहा हूँ विद द सेम नंबर्स, तो मैं ऐड के ऊपर क्लिक कर लूँगा। अगर मैं चाहता हूँ नई स्लैब यही रहे लेकिन इसका कोड 4 से 14 हो जाए, 14 हो जाए, तो आई विल क्लिक ऑन दैट। तो यू सी 4 नंबर स्लैब जो यहाँ पर थी वो यहाँ से उठ के यहाँ पर आ गई बिकॉज ऑफ द कोड नंबर, क्योंकि अब ये हाईएस्ट कोड नंबर है तो वो आखिर पे चली गई। सिमिलरली अगर आप चाहते हैं कि आप इनके कोड यहाँ पे 1 2 में ना दें, आप इनको के नंबर दे दें, इनको प्रॉपर नाम दे दें, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर इसके विड्थ को बढ़ा भी सकते हैं और अब आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं। सॉरी फॉर दिस कफ, मेरे इख्तियार में नहीं है, बस गले खराब है। 18 to 25 years, ठीक है। तो ये हमारी पहली स्लैब क्रिएट हो गई। यू सी कि मैंने जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया, इस चेक बार के ऊपर, पहले जो मैं कोर्स नंबर्स में दे रहा था, अब मैं इनको बकायदा नाम दे सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करके कहता हूँ 26 to 30 years, ठीक है। तो मैंने चेंज कर दिया जस्ट टू सी द इम्पैक्ट कि क्या ये ठीक काम कर रहा है। मैं दोबारा से कंटिन्यू करूंगा एंड आई विल प्रेस ओके। एरर इसलिए आया है कि अब मुझे सारी वैल्यूज को अकॉर्डिंगली उसमें शिफ्ट करना होगा। अब कुछ न्यूमेरिक में है, कुछ वर्ड्स में है, बट आई होप यू गॉट द आइडिया। अगर मैं इसको पेस्ट करूं तो यू सी पेस्ट भी नहीं करने दे रहा। ठीक है, दिस दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द करंट टाइप, ओके। सो चूंकि ऑलरेडी एक कोड जनरेट हो चुका है, एक वेरिएबल क्रिएट हो चुका है, तो इसलिए उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। बट आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन कि इसमें आपका, आप इसमें नंबर्स की बजाय इसको वर्ड्स में भी डिफाइन कर सकते हैं इन स्लैब्स को। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज अगर आपका एक क्वेश्चन कोई नहीं है तो हम इसको फिर क्लोज करते हैं, थर्ड टॉपिक के ऊपर चलते हैं। जवाद, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? मामा, एनी क्वेश्चन? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है, समझ आ गई बहुत अच्छी। क्लियरली समझ में आ गया? जी सर। ग्रेट। मामा, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? नो सर। गुड, आपको समझ आ गया ना अच्छे से? ग्रेट। सो इसको, इस टॉपिक को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हम चलते हैं, आई होप कि आपको कोडिंग रीकोडिंग सारा समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं आज के तीसरे टॉपिक के ऊपर, टाइम एंड ड्यूरेशन कैलकुलेशन। अगर आपके पास दो डिफरेंट टाइम स्लॉट्स हैं, आप उस टाइम को कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर एग्जांपल, आपने एक इंटरव्यू लिया, आप एक जगह सर्वे के लिए गए, और अगर आप सर्वे कंडक्ट करते रहे हैं तो आपके ये इल्म में होगा या आपने इसको एक्सपीरियंस किया होगा कि ये भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर होता है कि जब लोग फील्ड में जाते हैं तो उनका एक इंटरव्यू के ऊपर कितना टाइम स्पेंड हो रहा है। तो अगर आपके जो डाटा फाइल, जो आप फील्ड में से डाटा ले रहे हैं, वो टैबलेट बेस्ड है, तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर चीज़ें इंसर्ट हो रही होती हैं, ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके सर्वर के ऊपर अपलोड हो रही होती हैं। लेकिन अगर वो पेपर बेस्ड है तो भी उसको फिर आपको इंटर करना है और उसको फिर एनालाइज करना है, एनालाइज करके बताना है कि आपका ऑन एवरेज कितना टाइम लगा। तो उसके लिए हमारे पास कुछ इसमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं स्पेसेस के अंदर जिसमें आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट मी क्लोज दिस वन, इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ, क्लोज से मुराद रिमूव कर देता हूँ। तो यू सी कि मेरे पास यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं जो कि एक डमी डाटा मैंने खुद ही इंटर किए हुए हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सपेरिमेंट। मेरे पास पहला कॉलम है इंटरव्यू स्टार्टिंग टाइम, दूसरा है इंटरव्यू एंडिंग टाइम, ठीक है। तो यू कैन सी कि मैंने इसको टाइम फॉर्मेट रखा हुआ है और आपके पास डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। अब आप ये देखना चाह रहे हैं कि ऑन एवरेज कितना टाइम आ रहा है। अब इसको आप केस टू केस भी देख सकते हैं कि हाउस होल्ड नंबर 1 के ऊपर कितने मिनट लगे एक इंटरव्यू को ख़त्म होने के लिए।
इन दिस वे यू कैन नॉट कैलकुलेट, ठीक है ना। आप हर एक को वन बाय वन कैलकुलेटर लेके कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि ये किस तरह से कैलकुलेट होगा। तो इसके लिए एक प्रोसेस होता है। आप यस, ट्रांसफॉर्म में जाएं। ट्रांसफॉर्म मेन्यू के अंदर आपके पास एक ऑप्शन है, डेट एंड टाइम विजर्ड। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो देर आर मल्टीपल ऑप्शंस। अच्छा, वन बाय वन इन सब को देख लेते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। लर्न हाउ डेट्स एंड टाइम्स आर रिप्रेजेंटेड इन SPSS स्टैटिस्टिक, इसको रहने देते हैं। क्रिएट अ डेट टाइम वेरिएबल फ्रॉम अ स्ट्रिंग containing a date or time. Create a date time variables from a string containing a time or date. ये अगर आपके पास ऐसा कोई डाटा अवेलेबल है जो स्ट्रिंग में अल्फ़ाबेटिकली स्टोर हुआ हुआ था, तो उसमें से आपने इसमें डेट को कैसे पिक करना है। तीसरे नंबर पे क्रिएट अ डेट टाइम वेरिएबल फ्रॉम वेरिएबल्स होल्डिंग पार्ट्स ऑफ द डेट्स और टाइम। फॉर एग्जांपल, ये हमारा कंसर्न तो नहीं, लेकिन जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आपके पास ये डे है, ये मंथ है, ये ईयर है, ये अलग-अलग कॉलम्स में आपने मेंशन किया हुआ है। अब ये फंक्शन बेसिकली आपको ये सहूलत देता है कि आप इनको कंपाइल करके एक ही डेट बना के तो उसके ऊपर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर सकें। लेकिन हमारे से रेलिवेंट है कैलकुलेट विथ टाइम एंड डेट्स। हम इसको हमारे से रेलिवेंट ये है, हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है। अदरवाइज देयर आर मल्टीपल डिफरेंट मॉड्यूल्स, डिफरेंट ऑप्शंस, ठीक है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, डेट एंड टाइम विजर्ट, देन क्लिक ऑन दिस कैलकुलेट विद डेट्स एंड टाइम्स एंड क्लिक नेक्स्ट। उसके बाद अब आपके पास तीन ऑप्शंस हैं। आपसे पूछा जा रहा है ऐड और सब्ट्रैक्ट अ ड्यूरेशन फ्रॉम डेट। डेट में से कुछ माइनस प्लस करना है, हमारे पास डेट का डाटा नहीं, हमारे पास टाइम का डाटा है। तो दूसरे में हमारे पास है कैलकुलेट द नंबर ऑफ टाइम यूनिट्स बिटवीन टू डेट्स। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है ना। या तीसरा एक और हमारे पास है सब्ट्रैक्ट टू ड्यूरेशंस, फॉर एग्जांपल टाइम वर्कड, टाइम कम्यूटिंग। सो लेट मी चेक ऑन दिस। क्लिक ऑन दिस सब्ट्रैक्ट टू ड्यूरेशंस। तो बेसिकली हम एक ड्यूरेशन में से दूसरे ड्यूरेशन को माइनस करना चाह रहे हैं। तो लेट मी परफॉर्म इट। यू सी, अगेन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, हम बेसिकली एक टाइम स्लॉट में से दूसरे टाइम स्लॉट को माइनस करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए ये ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, सब्ट्रैक्ट टू ड्यूरेशंस। क्लिक ऑन दिस। अब बेसिकली हमने करना क्या है, हमारा जो स्टार्टिंग टाइम है वो ड्यूरेशन नंबर वन है। सॉरी, यस, इंटरव्यू स्टार्टिंग टाइम इज ड्यूरेशन नंबर वन। हमने इसको माइनस किस में से करना है, जब हमारा इंटरव्यू टाइम ख़त्म हुआ। लॉजिकली भी ऐसे ही है। आप 12 में से, आप 12 12:30 बजे आपने क्वेश्चनियर को ख़त्म किया, आप उस में से कैलकुलेट करेंगे जो क्वेश्चनियर 11:10 पे शुरू हुआ था। तो ये एंडिंग टाइम है माइनस ड्यूरेशन टू। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, माइनस ड्यूरेशन टू। लेट मी रीडू इट, मेरे ख्याल में सम कंफ्यूजन इज देयर। एंडिंग टाइम को हम पहले नंबर पे रखेंगे, यस। और स्टार्टिंग टाइम को क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं, इस टाइम स्लॉट को ऊपर वाले से माइनस कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग टाइम को एंडिंग में से माइनस कर रहे हैं। नेक्स्ट, रिजल्ट वेरिएबल, ठीक है। तो अब हम इसको नाम देंगे इंटरव्यू टाइम पर हाउस होल्ड, ठीक है। एज इट इज मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। क्रिएट द वेरिएबल नाउ, ठीक है। तो बेसिकली मुझे ये फॉर्मेट कौन सा चाहिए, मिनट्स और सेकंड्स का। क्लिकिंग है, फिनिश। और अब मैं इसके बाद ये देखूंगा कि इन दोनों के हवाले से एक नया वेरिएबल कौन सा क्रिएट हुआ है। अगेन स्प्लिट द विंडो जस्ट टू चेक, ठीक है। और अगर मैं इसको बिल्कुल आखिर में ले जाऊं तो यू सी मेरे पास एक नया वेरिएबल क्रिएट हुआ होगा। यस, यही हमारा वेरिएबल था ना, इंटरव्यू टाइम पर हाउस होल्ड, ऐसे था।
तो बेसिकली 12:30 पे जो इंटरव्यू ख़त्म हुआ वो स्टार्ट हुआ था 10:45 पे। इन दोनों का जो ड्यूरेशन है वो 105 मिनट का है। एम आई राइट? ऐसे ही होना चाहिए। अगर हम इसको चेक करें, 2:35 पे जो क्वेश्चन शुरू हुआ था, जो ख़त्म हुआ था, वो 12:30 पे शुरू हुआ था। और अगर मैं इसको इसका ड्यूरेशन चेक करना चाहूँ तो ये 125 मिनट का एक क्वेश्चन था। सिमिलरली आप जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे तो आपको हर एक हाउस होल्ड के क्वेश्चन का टाइम ड्यूरेशन पता चल जाएगा। सो दिस इज हाउ यू नो कैलकुलेट द टाइम। दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। इसकी बेस पे आपकी बहुत सारी स्ट्रेटजीज बदलती हैं, इसकी बेस पे आपकी टीम्स बदलती हैं, इसकी बेस पे आपके लॉजिस्टिक्स बदलते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट वेरिएबल होता है जब आप सर्वे कंडक्ट करते हैं। सो आई थिंक आपको ये क्लैरिटी होगी है इस हवाले से। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो मुझे बता सकते हैं। अदरवाइज ओवर फ्रॉम माय साइड, आज के हमारे तीनों टॉपिक्स कवर हो गए। आई होप आपको इसके ऊपर क्लैरिटी होगी होगी। कोई कन्फ्यूजन है तो आप बता दें, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज फिर हम इसको कंक्लूड कर लेते हैं। जी सर, समझ आ गई, क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू सर। चलें, ग्रेट। क्लियर मामा? जी सर। चलें, गुड। चलें, थैंक यू। साइनिंग ऑफ। इंशाल्लाह हम वेडनेसडे को नेक्स्ट क्लास में ऑनलाइन आएंगे और आपके साथ ये शेयर कर लेंगे रिकॉर्डिंग। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।